नमस्कार, मैं सौरभ ही आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जिनके एक कान में भगवत गीता के श्लोक गूंजा करते थे और एक कान में डार्विन के सिद्धांत गूंजा करते थे। बचपन में ये नाव से यात्रियों को मंदिर ले जाया करते थे और जब तक यात्री मंदिर की परिक्रमा करते थे तब तक ये फिजिक्स के अनेकों सिद्धांत को पढ़ डाला और ऐसे करते करते इनको फिजिक्स के सारे सिद्धांत के बारे में अध्ययन हो गया। और उस शख्स का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ए मतलब अबुल उनके परदादा, पी पाकिर उनके दादा और जे जैनुलाब्दीन उनके पिता थे। उन्हीं के नाम पे APJ उनका रखा गया था पहले टाइटल, और लास्ट में जो अब्दुल कलाम है उनका खुद का नाम था, तो उनका पूरा नाम हुआ APJ अब्दुल कलाम। तो यही उनका नाम का फुल फॉर्म है, तो आप समझ सकते हैं। अब्दुल कलाम हमारे देश भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चयनित किए गए और इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक चला, जो कि एक जनवादी राष्ट्रपति थे, पीपल प्रेसिडेंट थे। इनको सारे लोग पहचानते थे, सारे लोग इनको नाम से जानते थे, इनके कार्यकाल से जानते थे, इनके काम से जानते थे। एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि इनको हमारे देश में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनके नाम बहुत सी उपलब्धियां हैं। एक बार की बात है, एक कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज व्यक्ति ने पूछा कि हु इज अब्दुल कलाम। तो वहाँ पे एक शख्स, एक बच्चा था, वो बोला अब्दुल कलाम इज़ ए सिंपल मैन हु इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल। ये परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ऐसे हमारे अब्दुल कलाम, उनके द्वारा 4 सक्सेस मंत्रा दिया गया था। वो कहते थे, सबसे पहला ग्रेट एम। सबसे पहला बात होती है कि आपको क्या करना है, आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक बहुत ऊंचे पद की सोच आपको रखनी पड़ेगी। दूसरा है एक्वायर्ड नॉलेज। जो आप सोचे हैं उसके बारे में, उसके तह दिलों पे, उसके गहराइयों पे जाना पड़ेगा और उनके बारे में नॉलेज गेन करना पड़ेगा, जानकारी आपको ग्रहण करना पड़ेगा। और तीसरा है हार्ड वर्क। आपको उसके प्रति दिलो जहान से लगना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है जो कि चौथा है परजर्वेंस। आपको उस पर एकदम बलबूते सारा भड़ास निकाल देना है और उसके प्रति इतना ज़ोरों से काम पे लग जाना है कि आपको सक्सेस मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए आपको शुरू से बताते हैं अब्दुल कलाम कौन थे, कहाँ से अब्दुल कलाम का परिवेश चला, कौन थे इनके परिवार और कहाँ से इनका स्टार्टिंग पीरियड कहाँ से चला। तो चलिए आपको बताते हैं इनके बारे में। अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका जन्म होता है। एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेते हैं। पेशे से इनके पिताजी नाविक थे। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 10 भाई बहन थे इनके, जिसके कारण उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। पिता भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उसके चलते इनको कठिनाई को झेलना पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अब्दुल कलाम ने निश्चय किया कि हम अखबार बेचेंगे और अखबार से जो पैसे कमाएंगे वो घर में अपना रोजी रोटी चलाएंगे। लेकिन उनके पीछे भी, अखबार बेचने के पीछे भी उनके कई राज छुपे हुए थे। वो सोचा करते थे, वो सोचे जब तक मेरा पूरा अखबार बिकेगा तब तक हम पूरे अखबार को पढ़ लेंगे, ताकि मुझे हर एक प्रकार की जानकारियाँ को ग्रहण कर सके। और वैसा ही करते थे। जब तक उनके पूरे अखबार बिक जाते थे तब तक वो पूरे अखबार की जानकारियाँ को ग्रहण कर लेते थे। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक बार की बात है दोस्तों, जब अब्दुल कलाम छोटे थे तो वो एक क्लास में बैठे थे और क्लास के सबसे आगे बेंच पे पुरोहित के एक बच्चे के साथ बैठ गए थे। उनके साथ लगाव था। तो अचानक उस क्लास की जो शिक्षक थे, क्लास टीचर थे, उनको देखते हैं और खड़ा कर देते हैं। उनको एक थप्पड़ लगाते हैं घिस के और बोलते हैं, तुम मुस्लिम कास्ट के हो, तुम पीछे जाकर बैठो, ये पुरोहित है, इनके साथ तुम कैसे बैठ गए, तुम्हारा औकात कैसे हुआ। और उसी टाइम निश्चय करते हैं अब्दुल कलाम कि मैं पीछे बैठ के एक इतिहास रचूँगा। वो अपने मन में ख्याल को जगा लिए और ऐसा कर भी दिए। आज हमारे अब्दुल कलाम का नाम एक सर्वपरिणाम से देखा जाता है। वो कहते हैं कि संकल्प ऐसा करो
प्रॉमिस अपने आप से ऐसा करो कि उसे पूरा किए बिना तुम किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य काम नहीं करो। तो ऐसा संकल्प करो कि उसे पूरा तुम कर सको। उनका लक्ष्य तब से शुरू हुआ जब एक क्लास में उनके अध्यापक जो थे वो सबसे पूछ रहे थे, क्लास में सभी बच्चों से पूछ रहे थे चिड़िया कैसे उड़ते हैं, चिड़िया कैसे उड़ते हैं। तो उस क्लास के कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था कि उनका जवाब दे सकता था। तो इसी यही वजह था कि वो अध्यापक सभी बच्चों को एक समुद्र के किनारे ले जाते हैं और बताते हैं चिड़िया कैसे उड़ती है। और उसी वक्त अब्दुल कलाम को एरोनॉटिक्स में इंटरेस्ट आ जाता है। जब उनका एडमिशन मद्रास के हाईएस्ट कॉलेज में होता है तब उनको एक टास्क मिलता है विमान का डिज़ाइन बनाने के लिए, और उनके शिक्षक उनको विमान का डिज़ाइन बनाने के लिए देते हैं और बहुत ही मेहनत से डिज़ाइन बनाते हैं अब्दुल कलाम और टीचर के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन बात तो ये रही कि शिक्षक को टास्क जो था विमान का डिज़ाइन था वो उसे पसंद नहीं आता है और अब्दुल कलाम को बोलते हैं अब्दुल कलाम ये अगर डिज़ाइन तुमसे नहीं बना तो तेरा स्कॉलरशिप छिन जाएगा, स्कॉलरशिप छिन जाएगा। उनके माइंड में, अब्दुल कलाम के माइंड में चल रहा था बस स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप। वो शिक्षक से मांगते हैं 1 महीना, मुझे 1 मंथ का टाइम दो, मैं अच्छा डिज़ाइन बना के आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। लेकिन शिक्षक बोले 1 महीना नहीं, बस तुम्हें 3 दिन मिलेगी और बस 3 दिन मिलेगी, तुम्हें कैसे भी करके तुम्हें ये डिज़ाइन बनाना है और तुम्हें दिखाना है, तब तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। और तब से उनके माइंड में, अब्दुल कलाम के माइंड में बस स्कॉलरशिप मिल रही थी। 3 दिन ना वो खाए ना पिए ना सोए, 72 घंटा रेगुलर काम किए, न उनको किसी से कोई मतलब, न कोई किसी प्रकार के कोई उसके माइंड में कुछ और भी बातें चल रही थी। बस डिज़ाइन के प्रति व्यस्त थे और एक ऐसा डिज़ाइन बनाया कि उनके शिक्षक जब देखे उस डिज़ाइन को तो उनके आँख में इमोशनल आंसू आ गए और अब्दुल कलाम को उसके शिक्षक अपने हक कर लिया, अपने गले से लगा लिया और बोले यू आर द ओबीडिएंट स्टूडेंट, तुम बहुत आगे जाओगे, मेरा वादा है तुमसे। और उनको स्कॉलरशिप उसी वक्त उनको अप्रूवल मिल जाता है और स्कॉलरशिप उन्हें आगे ज़रूर मिलता है। उसके बाद अब्दुल कलाम ने MIT एग्ज़ाम को पास किया और उनके पास 2 इंटरव्यू थे, एयरफोर्स के और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो उनको जाना कहाँ था तो आप समझ चुके होंगे। उनको एयरफोर्स में जाना था और वो अपने हॉबी को चुनते हैं, अपने लक को चुनते हैं, अपने आने वाले समय को चुनते हैं। तो वो एयरफोर्स को चुनते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं। अब्दुल कलाम एक विशेष व्यक्ति थे। 1963 ईस्वी में विक्रम साराभाई के एक टीम ने उन्हें सेलेक्ट किया और उन्हें नासा भेजने के लिए चयनित किया गया और उन्हें 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए उन्हें नासा भेजा गया। नासा जानते हैं भैया आप नासा क्या है? अमेरिका के सबसे बड़ा और हमारे वर्ल्ड के सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर। वहाँ पे अब्दुल कलाम को सिलेक्ट किया गया और वहाँ पे उनको भेजा गया। और वहाँ पे अब्दुल कलाम जब गए तो वहाँ के गोरे, वहाँ के साइंटिस्ट थे जो कि अब्दुल कलाम को देख के बहुत खुश हुए। उनके काम को देख के उनके सामने उनको प्रलोभन देते हैं कि आप यहीं पे रह जाओ, आपको इंडिया से 2 गुना सैलरी दी जाएगी, आप यहाँ पे कोई गोरे से शादी कर लीजिए, आपका तो पूरा बल्ले बल्ले हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन अब्दुल कलाम अपने बायोग्राफी में बताते हैं उस वक्त अब्दुल कलाम अपने माइंड में एक पल के लिए सोचा भी कि मैं अपने राष्ट्र धर्म को चुनूं कि अपने पैसों को चुनूं। लेकिन अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्ति थे जो कि अपने भारत माता की, अपने राष्ट्र की सेवा को सर्वोपरि समझा और वो अपने इंडिया, अपने भारत लौट गए, वहाँ से काम को निपटा के, और भारत के लिए वो ज़िंदगी भर अपने दाव को निछावर किया। 1969 ईस्वी में इनको इसरो का डायरेक्टरी को सौंपा गया, इसरो के डायरेक्टर का कमान सौंपा गया और उसी टाइम इन्होंने निश्चय किया कि
SLV3 को हम लॉन्च करेंगे। SLV3 होता है दोस्तों सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि उस वक्त का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। उस वक्त अब्दुल कलाम ने सोचा और उसके प्रति 10 सालों तक मेहनत की। 10 साल न सोए कभी ज़्यादा, न कभी छुट्टी लिए, हर वक्त, हर सप्ताह, हर महीना, हर सेकेंड उस काम पे लगे रहे और छुट्टी लिए बस 10 साल में 2 बार, एक अपने पिता के देहांत पे और एक अपने माता के देहांत पे। इतने अपने काम में मशगूल हो गए कि उनको ना आगे दिख रहा था ना पीछे दिख रहा था, बस उनको बस दिख रहा था तो वो था SLV3 को लॉन्च करना है। 10 साल तक ज़ोरों से मेहनत की। 1979 में SLV3 लॉन्च तो हुआ लेकिन फेलियर हो गया, ब्लास्ट हो गया और उस वक्त इनका दिल टूट जाता है, वो मायूस हो जाते हैं। इनको कुछ आगे न पीछा कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, क्योंकि उस वक्त ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा था। सारे देशवासियों का नज़र इन्हीं पे पड़ा हुआ था, इन्हीं के ऊपर था कि SLV3 क्या करती है। उसी वक्त उनके प्रोफेसर सतीश धवन का उनके पास कॉल आता है और उनको बोलते हैं, कलाम तुम हमारे पास आ जाओ, यहाँ पे मीडिया तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और उस वक्त दोस्तों आपको बता दें कि आपको अगर आप किसी भी काम में कितनों भी मेहनत करें और आप फेलियर हो गए हैं तो आपके पीछे बहुत सी बातें होती है, बहुत सी घटनाएं होती है, बहुत से आदमी तंज कसते हैं आपके विरोध, लेकिन उसके पीछे आपके मेहनत को कोई नहीं देखता है। और वही हुआ दोस्तों, उनके सामने मीडिया वाले, वहाँ के जनता बोल रहे थे तुम करोड़ों की राशि को खा गए, तुम कुछ नहीं कर पाए, ऐसे वैसे बहुत सी बातें उनके सामने रखी गई। और उसी टाइम उनके प्रोफेसर सतीश धवन ने अपने हाथ में माइक लिया और बोले, ये टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये टीम बहुत ही अच्छा है, ये तो पहली उड़ान थी, हम अगले 1 साल में इसी SLV3 को सक्सेस करेंगे और आप देखते रह जाओगे, आपका मुंह चुप जरूर होगा और आप देखोगे 1 साल के बाद। और 1 साल के बाद वही हुआ दोस्तों, अब्दुल कलाम ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। पुनः 1 साल के बाद SLV3 सक्सेस हो जाती है। और उस वक्त जब मीडिया वाले आते हैं तो उनके प्रोफेसर सतीश धवन जो थे उनको मैक थमा देते हैं और बोलते हैं, अब्दुल कलाम अब तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, सक्सेस कैसे किए। तो दोस्तों लीडरशिप एक ऐसा होना चाहिए कि अपने एम्प्लॉय को, अपने जो काम करते हैं उसके सामने, उनको जब भी हार का सामना करना पड़े तो अपना उसका जिम्मेदारी को अपने आप पे खुद पे ले ले। 1 साल के बाद जब SLV3 सक्सेस होती है तो उस टाइम जब मीडिया आती है तो मीडिया के सामने सतीश धवन ने उनको मैक थमा देते हैं। अब्दुल कलाम को बोलते हैं, अब्दुल कलाम अब तेरा ये मैक अब तुम संभालो। तो दोस्तों दिस इज़ कॉल्ड लीडरशिप। लीडर वैसा होना चाहिए, मालिक ऐसा होना चाहिए कि अपने एम्प्लॉय को हार के सामने हार की ठेकेदारी, हार फेलियर का ठेकेदारी अपने ऊपर ले ले और जब जीत जाए तो जीत का स्वाद उनको अपने एम्प्लॉय के सामने रख दे। तो ये होता है लीडरशिप। और अब्दुल कलाम उस वक्त बहुत खुश होते हैं और एक्साइटेड होते हैं और आगे बहुत से काम करते हैं। आगे इन्होंने 1985 में त्रिशूल नाम के एक मिसाइल को लॉन्च किया और 1989 में अग्नि के पीछे पड़ गए। अग्नि एक हार्ड प्रोजेक्ट था और उनके पीछे पड़ गए और उस वक्त वो इतने बार फेलियर हो रहे थे कि उनके पीछे बहुत से आवाज़ आ रहे थे, बहुत से हंसी उड़ रहे थे, बहुत से विज्ञापन, खराब विज्ञापन, उनके विरुद्ध विज्ञापन, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन बहुत से मजाकों के विरुद्ध उनके बीच में वही साल 1989 में वो लॉन्च कर देते हैं, अग्नि को भी लॉन्च कर देते हैं। तो दोस्तों अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो अकेले के दम पे 250 देश जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में हैं, उसके सामने हमारे देश को ऑल इन वन 6ठा स्थान पे ला के रख दिए थे। ऐसे थे हमारे राष्ट्रपति, 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। उनके पास राष्ट्रीय पुरस्कार की झड़ियाँ लग गई है और उनके पास अभी मौजूद थी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार उनके पास मौजूद थे और उनके
पुरस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार थे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रामानुजन, वीर सावरकर पुरस्कार और भी अनेक पुरस्कार उनको मिला था, जो कि उनका रूम पूरा पुरस्कार से ही बंध चुका था। ये महान आत्मा वो खुश नसीब साल 2015 को उसी IIM शिलोंग के अंदर एक लेक्चर दे रहे थे और उसी वक्त एक गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं और उनका ये अंतिम क्षण था, अंतिम सांस थी और वो उसी वक्त देहांत हो जाता है उनका। और हमारे ग्रेट वीर, जितना भी तारीफ किया जाए, एक ग्रेट नेता, महान नेता हमारे देश को छोड़ के अलविदा हो चुके थे। ऐसे शख्स को हमें नमन करना चाहिए। हमारे देश को गौरव हासिल कराने में इनका महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। तो ऐसे शख्स थे हमारे APJ अब्दुल कलाम। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेहनती हम रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे अपने बहनों के लिए लगाए थे, तो आप कुछ गलत मत समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।